हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। तो इसी टाइप की एक कंपनी जिसका नाम है राजेश पावर सर्विसेज स्टॉक मार्केट से लगभग 160 करोड़ रुपीज उठाने का ट्राई कर रही है और इसका आईपीओ 25 नवंबर से 27 नवंबर के आसपास में खुलने वाला है, मतलब इसके बीच में खुलने वाला है। अब इस वीडियो के अंदर में हम इसके थोड़ा सा इन डेप्थ जानने की कोशिश करें। उससे पहले बेसिक डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं, उससे पहले एक और बात करना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर में ऐसी काफ़ी सारी कुछ कंपनियां आ रही हैं, काफ़ी सारी तो नहीं, मतलब कुछ कंपनियां आ रही हैं जो कि मेन सेगमेंट में अपना आईपीओ लेके आ सकती हैं। कुछ चेंजेस करना बहुत आसान काम है जो लीड मैनेजर्स होते हैं इनके लिए, बट ये कंपनियां मेन फ्रेम के अंदर में मेन आईपीओ लेके नहीं आ रही हैं, बिकॉज इनको पता है कि मेन जो आईपीओज होते हैं उनके अंदर खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, फिर भी उतना सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, इतना क्रेज़ नहीं बनता है। बट एसएमई का नाम जैसे जुड़ जाता है तो जनता पागल हो जाती है और इनको जनता है जो है ना ऑप्शन आप पैसे देने को तैयार हो जाती है। तो ये एसएमई सेगमेंट का नाम जोड़ के और उस सेगमेंट में आईपीओ लेके आना पसंद करते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने का ना जो लेके है ये राजेश पावर एंड सर्विसेज अपना जो सेगमेंट है, मुझे लगता है कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में आईपीओ लेके आ रही है। अब कुछ भाई लोग कहेंगे कि ये अपने रूल्स को वो जो रूल्स हैं ये उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि जो लीड मैनेजर्स हैं आसानी से उनको रूल्स को मना सकते थे, बना सकते थे, मतलब रूल्स को फॉलो करके भी इसका आईपीओ लेके आ सकते थे मेन फ्रेम के अंदर में। मतलब कुछ बदलाव ऐसे करके फील्ड के अंदर में, वो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। राइट, तो रूल्स की बात यहाँ पे नहीं करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, उसकी अगर यहाँ पर बात करते हैं उससे पहले देख लेते हैं कंपनी जो यहाँ पे वैल्यू प्राइस लगा रही है 335 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस लगा रही है। 400 का कंपनी ने लॉट साइज रखा है, बिकॉज एसएमई सेगमेंट में लेके आ रही है। 1,34,000 का कंपनी ने जो है कट ऑफ वो सॉरी जो आईपीओ का फाइल साइज रखा है। और यहाँ पर 93 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास में जा रहे हैं और 67 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर जो है कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% कोटा रखा गया है, दैट्स गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी यहाँ पर करती क्या है। तो कंपनी यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो जो पावर सेगमेंट होता है इसके अंदर में जो टेक्निकल वर्क होता है, जब भी कोई पावर हाउस नया सेटअप होता है, चाहे वो सोलर पावर प्लांट है या फिर दूसरे टाइप का पावर प्लांट्स है, तो वो जो टेक्निकल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब टेक्निकल्स में कौन कौन सी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जैसे कि कहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए, जैसे सोलर पावर प्लांट लगाने तो कहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए, सनलाइट कहाँ पे अच्छी है, लैंड अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, एनर्जी डिमांड वहाँ पर कितनी हो जाएगी, किस एरिया में हमारे लगाने लिए फिजिबल रहेगा, कहाँ से मतलब कितना लाइन बिछाना पड़ेगा, कितनी हमें प्राइसिंग मिल जाएगी, जो कौन सा पावर जो हाउस है जो कि हमारे से बिजली खरीद लेगा। ये जो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कोई भी पावर हाउस लगाने के लिए, तो उन टेक्निकल चीज़ों के ऊपर में ध्यान रखती है, वो काम करती है। इसके अलावा कंपनी दूसरे और भी काम करती है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। जैसे एक तो ये हो गया टर्न की प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कि कंपनी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनके अंदर में काम दे बनाती है, मतलब अपना हाथ बटाती है, जैसे टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करके। उसके बाद में कुछ कंपनी जो दूसरी काम करती है वो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का भी करती है, कि एक बार जैसे ये प्रोजेक्ट लग चुका है तो उसको ऑपरेशन में लगे रहना और मेंटेन करने का भी काम करती है। यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है साथ में। इनके अलावा कंपनी और भी काम करती है, उनकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे केबल जो बिछाने होते हैं, जगह जो हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, ट्रांसमिशन लाइंस, उनको बिछाने का काम भी करती है। डिज़ाइनिंग का काम करती है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। सो बेसिकली सब स्टेशन जो होते हैं, एक पावर हाउस जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है तो उसको वहाँ से वायरिंग के थ्रू स्टेशंस के पास में पहुँचाना पड़ेगा, फिर वहाँ से सब स्टेशन में पहुँचाना पड़ेगा। तो जो लाइन बिछाने का काम होता है वो भी कंपनी करती है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेती है कंपनी, और साथ में ही कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे टेक्निकल सर्विसेज वगैरह हो गई। राइट, तो फील्ड पे भी काम है, टेक्निकल सर्विस वाला भी काम है, और जो सोलर से रिलेटेड भी काम है और बिना सोलर के रिलेटेड भी काम है। सो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों सेक्टर में ही कंपनी काम करती है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंपनी के काफ़ी सारे फील्ड्स हैं काम करने के। राइट, कंसल्टेंसी से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन, टेकिंग द प्रोजेक्ट एंड ऑल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी आज के दिन जो अपनी वैल्यू लगा रही है वो कितनी लगा रही है। तो दैट इज 603 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लग रही है। साथ में अगर देख लेते हैं कि ये जो पैसे उठा रही है, कुछ पैसे तो प्रमोटर्स यहाँ पर बेच रहे हैं, कुछ शेयर्स तो, राइट, कुछ पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। तो वहाँ पे मेन रीज़न क्या है, तो यहाँ पे देखने को मिला परचेज ऑफ केबल आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट लोकेशन इक्विपमेंट्स। तो जो कि इनका फील्ड का काम है, उनके जो इक्विपमेंट्स इनको खरीदने हैं।
सेटिंग अप ऑफ सोलर डीसी सोलर पावर प्लांट हैविंग कैपेसिटी 13 किलोवाट। ठीक है। इन हाउस डेवलपमेंट टेक्निकल एक्सपर्टीज। ओके। तो ये कुछ काम है जिनके कंपनी को पैसों की ज़रूरत है इन कुछ कामों के लिए, जो कि जिस टाइप का कंपनी काम करती है उसके लिए पर्टिकुलरली इसको फ्यूचर में अच्छे ही मतलब बिजनेस बढ़ने के लिए ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दैट्स वेरी गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए इसलिए हमें पैसा चाहिए, तो वो बकवास नहीं है यहाँ पे। मतलब कई कंपनियां तो ऐसी होती हैं उनको रीज़न ही नहीं होता भाई आईपीओ से पैसे क्यों उठाने, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए यार। तो ये तो कोई पर्टिकुलर कि बिजनेस बढ़ाने के लिए, कौन से बिजनेस किस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली, उनका जवाब ही नहीं होगा, बट इसके पास में जवाब है। दैट्स नाइस। अब कंपनी के प्रमोटर जो मेनली करता धरता है उनका नाम है राजेंद्र बलदेव पटेल, जिनके पास में 11% शेयर होल्डिंग है आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में भी ठीक थोड़ी बहुत रह जाने वाली है। बाकी प्रमोटर्स के पास में इस कंपनी का ओवरऑल 100% शेयर होल्डिंग है। आईपीओ के बाद में जो प्रमोटर्स के पास में स्टेक रह जाने वाले हैं दैट्स अराउंड 61%। अगेन ठीक ठाक, अच्छी ठीक ठाक रह जाने वाली, इतनी कुछ खास मैं अच्छी नहीं कहूँगा बट स्टिल अच्छा ठीक है। बट अभी क्या है कि स्टॉक मार्केट ने इस टाइप की कंपनियों को थोड़ी सी अच्छी खासी, सोलर पावर प्लांट का नाम जुड़ते ही मार्केट पागल हो जाता है कंपनियों के लिए। तो इन कंपनियों को पता है, लीड मैनेजर्स को तो पता ही है कि हाँ पागल किस चीज़ के लिए भी मार्केट हो रखा है, तो वो उसी चीज़ को फोकस ज़्यादा करते हैं जिससे कि पैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वही उसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। तो ये पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं इन कंपनियों को, तो ये आईपीओ ला रहे हैं और अच्छी खासी वैल्यू पे लेके आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हमारा समझने की कि यह इस कंपनी में वैल्यू भी है या नहीं, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आज के दिन कंपनी के ऊपर में केसेस, तो यहाँ पर एक केस है बट ये कंपनी को कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं करता है, राइट। बाकी बैंक गारंटी कंपनी ने ले रखी है दैट इज़ 49 करोड़ की, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंटिजेंट लाइबिलिटी है बट वो भी कोई ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। अगेन अब कंपनी की बात करते हैं तो ये 1971 में बनी हुई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम था राजेश ट्रेडर्स, जो कि 1971 में बनी हुई है। बाद में उसको राजे यहाँ पर जो 2010 के अंदर में राजेश पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया, प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया फिर, और अभी 2024 के अंदर में इनको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करके अब आईपीओ लेके आ रहे हैं ये कंपनी को। सो दैट्स गुड। काफ़ी पुरानी ठीक ठाक कंपनी है, बट पुरानी कंपनी है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी भी हो सकता है बंद पड़ी होगी बस कंपनी के नाम पे, पार्टनरशिप फर्म खुली हुई थी, राइट, तो चली पड़ रही है। अब जो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, फिर अभी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करके अभी आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब अगर इतनी पुरानी कंपनी है और इतने अच्छा काम कर रही है और इतना ब्रांड इमेज है, तो इनका जो लोगो है राजेश पावर सर्विसेज, जो नाम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर्मेलिटी चेक पास में अभी तक बढ़ा हुआ है। अभी आईपीओ लेके आते हैं तो ये इनको अप्लाई करना पड़ता है कि हाँ आप अपनी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए क्या करें, तो ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो ये अप्लाई करते हैं। फिर बाद में आईपीओ की अप्लाई करते हैं, तब ये अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क के लिए। ये तो हालत है। तो ये अभी तक कंपनी इस इन चीज़ों जो हम बात कर रहे हैं तो इन चीज़ अभी तक बुरी नहीं हुई है, राइट। बुरी होगी जब हम लोग और चीज़ों को देखते हैं, तो अभी तक तो ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। कुछ कुछ लेवल तक अच्छी चीज बड़ी चीज़ें हैं बट इतनी भी बड़ी चीज़ें नहीं। अब यहाँ पे कंपनी के अंदर में आज के दिन एम्प्लॉयज़ 1030 काम कर रहे हैं, जिसमें मेनली अनस्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइप का कंपनी का काम है, सो अनस्किल्ड वर्कर्स का ही काम रहेगा। ये कंपनी जो केबल जॉइंट्स वगैरह जो करती है, जो लाइनें बिछाती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें वगैरह, उनकी यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दी हुई हैं। कंपनी किस टाइप से ट्रांसफॉर्मर्स का वो करती है, ये किस तरीके से लाइनें बिछाती है, अपना प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो मेन प्रोजेक्ट आज के दिन चल रहे हैं वो गुजरात से ज़्यादा चल रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। राजस्थान से भी कुछ रेवेन्यू आ रहा है बट इतना कुछ खास नहीं आ रहा। राजस्थान में अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सोलर का जो मेनली ज़्यादातर आज के दिन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो राजस्थान से ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी गुजरात से भी ठीक ठाक आ रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स हैं आज के दिन किए हैं उन्होंने 2024 में। तो मेनली जो है गवर्नमेंट्स के ही कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट्स के भी चल रहे हैं, बाकी मेनली गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो हम बैलेंस शीट है उसके ऊपर में एक बार नज़र डालते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आज के दिन कंपनी में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 338 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, तो 111 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पैसा है। लगा हुआ नहीं, इतना पैसा कंपनी में इन्वेस्टर्स का पैसा है, कमा कमा के कंपनी ने इकट्ठा किया है, इन्वेस्टर्स ने और पैसा लगाया है, वो सब मिला मिलू के 111 रुपये इन्वेस्टर्स के हो गए, बाकी
लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी 50 करोड़ की, लोन अच्छा खासा ले रखा है। साथ में अगर करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म लोन जो है वो भी कंपनी ने अच्छा खासा ले रखा है 30 करोड़ रुपए का। बाकी जो कंपनी ने माल वाल खरीद रखा है उसका भी पेमेंट अभी बकाया पड़ा हुआ है 87 करोड़ रुपीज़ का। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कंपनी ने सेट कर रखे हैं कि खर्चा हो सकता है या फिर बड़ी लाइबिलिटी आ सकती है, तो उसके लिए प्रोविजंस कंपनी ने अलग से बैठा रखे हैं। जैसे प्रोविजंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो इसके ऊपर हम लोग पर्टिकुलरली बात नहीं करेंगे। और तो प्रोविजंस भी कंपनी ने अच्छे खासे बैठा रखे हैं, तो जी 22 करोड़ रुपए के हैं। और अदर करंट लाइबिलिटीज़ और पड़ी हुई है 35 करोड़ रुपए की, जो टोटल पैसा जो है 338 करोड़ रुपए का लगा हुआ है। तो सिर्फ 111 करोड़ के रुपए के अलावा जितना भी पैसा कंपनी में लगा वो उधारी का पैसा है, बात सीधी सी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो टेंजिबल एसेट्स जो कंपनी के पास में एसेट्स पड़े हुए हैं, जो कंपनी के पास में ऑफिसेज, प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, उनको अगर देखते हैं तो वहाँ पर उनके अंदर पैसा पड़ा। अब कहाँ पे कितना कौन सी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है तो उसकी अगर यहाँ पर बात करते हैं, इफ़ आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, तो यहाँ पर देखने को मिला कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कंपनी ओन करती है, राइट। तो ओन्ड 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 ऑफिस सोलर प्लांट ऑफिस, दीज ऑल द प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय द कंपनी। रेस्ट आर और भी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि कंपनी ने लीज और लाइसेंस पे ले रखी हैं, लीफ एंड लाइसेंस के ऊपर में। बाकी जो है ओन्ड है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी और पैसा कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री कंपनी के पास में 61 करोड़ रुपए की पड़ी हुई है। 96 करोड़ रुपए का कंपनी ने काम कर चुकी है बट अभी तक पेमेंट आया नहीं है, तो वो पैसा पड़ा हुआ है। 12 करोड़ रुपए का कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है, वो पड़ा हुआ है। बाकी 60 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में अदर करंट एसेट्स में भी पड़े हुए हैं। अदर करंट एसेट्स किस चीज़ के पड़े हुए हैं तो यहाँ पर इनकी बात करते हैं, तो ये हैं अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये हैं कंपनी ने रिटेंशन मनी, मतलब पैसा साइड में रखा हुआ है अपने बिजनेस के लिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स जो कंपनी लेती है, ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनी को, बिडिंग करती है कंपनी, फिर ऑर्डर जीतती है, फिर कंपनी लेती है, तो उसके लिए कंपनी को एक अमाउंट जो है एज सिक्योरिटी रखना पड़ता है। तो वो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे पैसे अच्छे खासे 77 करोड़ रुपीज़ रखे हुए हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नॉट एन इश्यू। यहाँ पे ये तो हो गए 77 करोड़, ये नॉन अदर करंट एसेट। उसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पर भी पैसा पड़ा हुआ है, ठीक ठाक। तो टोटल जो पैसा है वो 338 करोड़ रुपीज़ पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे जो मेन सवाल उठता है वो एक तो ये है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड दूसरा है इन्वेंट्री। सो मेनली जो पैसा इन्हीं में पड़ा हुआ है। सो कंपनी का काम भी इसी टाइप का है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब एक बार जो मेन इश्यू समझ में आता है वो यहाँ आता है, कंपनी का एक तो रेवेन्यू 2024 में जब कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स हैं बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गए। यहाँ पर अगर देखते हो तो यदि सो मच इंक्रीज 3 करोड़ 6 करोड़ और यहाँ पे सीधे 26 करोड़। अब ये ऐसी बात नहीं है कि इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो यहाँ पर 207 करोड़ से 284 करोड़ रुपये रेवेन्यू बढ़ गया। तो जितना रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ा है उसके मुकाबले इनसिग्निफिकेंटली नेट प्रॉफिट्स बढ़ गया, तो ये एक थोड़ा सा सवाल खड़ा करता है। इसी के साथ में इनका जो रेवेन्यू है पिछले 6 महीने के अंदर 313 करोड़ हो गया, 284 से 313 करोड़ रुपए, कुछ खास इंक्रीज नहीं है। मतलब इंक्रीज तो भयंकर इंक्रीज है कि जो ये पूरे साल में रेवेन्यू जनरेट कर पा रही थी पिछले साल, उसका इस बार इसने 6 महीने में भी उससे भी ज़्यादा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। और दैट टू कंपनी ने नेट प्रॉफिट 36 करोड़ निकाल, सॉरी 28 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट्स निकाल लिए। दैट्स मार्वलस। बट ये आईपीओ ईयर में ही होता है। नाउ दैट्स कंसर्निंग, राइट, कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले भी आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स जो है, रेवेन्यू जो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, लगभग 50% कितना, सॉरी 30% के आसपास में इंक्रीज हुआ है, 40% के आसपास में। पर जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर जो इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर डबल हो गए। ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पर समझ में आता है कि कितना परसेंटेज है। पॉइंट ये है कि परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर परसेंटेज है 207 करोड़ को अगर यहाँ पे चेक करोगे तो लगभग कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है, 279 करोड़ के 8 करोड़ निकल के आ रहा है, तो ये 4-5% के आसपास में निकल के आ रहा है। इसी चीज़ को अगर अब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 284 करोड़ का तो यहाँ पे कितना आ गया, लगभग 11% नेट प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं रेवेन्यू के। तो कहाँ आप 3-4% के आसपास नेट प्रॉफिट निकल रहे थे रेवेन्यू पर, यहाँ पे अब 11% निकल रहे हैं, राइट। तो ये इतना बड़ा इंक्रीज, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो इसका जो रीज़न समझ में आता है हमेशा वो निकल के आता है कैश फ्लो के अंदर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी का कैश फ्लो अच्छे सेंस में कभी पॉजिटिव अभी तक तो नहीं रहा है।
पास्ट के अंदर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 15 करोड़ का कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, बट उसके पीछे जो मेन रीजन पॉजिटिव करा है वो दैट इज करंट लाइबिलिटी कंपनी ने उठा ली। समझ रहे हो, क्योंकि लोन उठा लिया, तो पे पैसा उठा लिया तो आपके पैसे आपके पास में पड़े हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कैश फ्लो आपको पैसा पे करना है, कमाए थोड़ी, राइट। तो आप किसी का पैसा उधारी पर रख के रख लो कि हाँ मेरे पास में कैश है, तो कैश तो ये तो पॉजिटिव थोड़ी होता है, अच्छे सेंस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव है। यहाँ पर तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही, तो बात ही क्या करनी। और यहाँ पर भी अगर 33 करोड़ रुपए पॉजिटिव है तो ये किसकी वजह से है, यहाँ पर ट्रेड पेएबल पड़े हुए हैं 57 करोड़ रुपए आपको पे करने हैं, तो वो आपके आपने अपने अकाउंट में रखे हैं जो आपको पे करने हैं, अच्छे सेंस में ये भी पॉजिटिव। अगर इसको आप पे कर दोगे तो उसके बाद आपका कैश फ्लो फिर से नेगेटिव ही पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी का जो लोन है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कंपनी बोल रही है कि हमको पैसे चाहिए ताकि हम पॉजिटिव रहें कैश फ्लो के अंदर में, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, दैट इज गुड। बट द पॉइंट इज कि कंपनी को पैसे प्रमोटर्स यहाँ क्यों बेच रहे हैं फिर, राइट। अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है तो प्रमोटर्स क्यों, वाई, राइट। कंपनी में लगाओ सारा का सारा पैसा इफ कम प्रमोटर्स आर दैट कॉन्फिडेंट। तो ये एक थोड़े से कुछ सवाल खड़े करते हैं। तो रेवेन्यू का इतना खास इंक्रीज हो जाना अचानक से, फिर सोलर का इतना बड़ा नाम लेना, साथ में ही कंपनी का ये नेट प्रॉफिट्स का इतना जल्दी इंक्रीज हो जाना, तो ये कुछ 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 सवाल खड़े करते हैं। और कैश फ्लो का अंदर अच्छे सेंस में पॉजिटिव ना होना एक सवाल खड़े करते हैं कि कुछ तो कहीं तो गड़बड़, धुआं उठ रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आग कहाँ लगी हुई है, वो अभी तक समझ में नहीं आया है। अब पॉइंट की एक और चीज़ समझ लेते हैं, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल वाला जो चीज़ है उसको भी हमने थोड़ा सा चेकआउट करने का कोशिश किया, बट वो ट्रेड रिसीवेबल वाला चीज़ है वो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा बकाया पड़े हुए हैं, 2-3 साल से बकाया पड़े हुए हैं, 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए 1 से 2 साल बकाया पुराने बकाया पड़े हुए हैं, और 7 करोड़ रुपए 6 महीने से 1 महीने पुराने बकाया पड़े हुए हैं। तो ये लगभग बनता है 27-28 करोड़ रुपए के आसपास में बकाया पड़े हुए हैं जो कंपनी ने काम कर दिया पर पैसे नहीं आए हैं। अब यहाँ पे 72 करोड़ रुपए जो हैं ये 6 महीने पुराने हैं, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे 56 करोड़ थे, यहाँ पे 72 करोड़ हैं, तो यहाँ पे हो सकता है ये साइकिल बंधी हुई है, बिकॉज गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी कंपनी करती है, नॉन गवर्नमेंट की भी करती है, तो इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, राइट। वो कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिल कुछ सवाल जो हैं वो तो है। अब ओवरऑल जो फाइनल जो रिव्यू कंपनी के बारे में बन रहा है वो इतना नेगेटिव नहीं बन रहा है, बट आई एम बीइंग न्यूट्रल ऑन दिस। अब कंपनी ये जो कैश फ्लो वाली जो चीज़ है इसको अगर थोड़ा सा संभाल ले तो फिर हम इसके ऊपर में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, अच्छी पॉजिटिविटी, क्योंकि बाद में फिर कोई चीज़ खराब बचती ही नहीं, कैश फ्लो अच्छा रहेगा फिर कोई दिक्कत बचती ही नहीं है। कैश फ्लो को एक बार संभाल ले फिर कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। सो आई एम होपफुल कि कंपनी संभाल लेगी कैश फ्लो को, बट वही है कि प्रमोटर्स फिर अपना अच्छा खासा ठीक ठाक अच्छे खासे शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं, तो वो अगेन एक नेगेटिविटी खड़ी करता है। सारे मोस्ट कितने प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं, देखो प्रमोटर ग्रुप एंड ऑल दिस कितना स्टेक बेच रहे हैं, दिस इज ए नेगेटिव पॉइंट। तो अब मुझे लगता है कि इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आई एम बीइंग न्यूट्रल और थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव साइड में ही हूँ मैं। बाकी थोड़ी सी अगर इसका जीएमपी ठीक ठाक चलता है, बिकॉज इन्होंने सोलर पावर प्लांट का नाम दे दिया है, एसएमई सेगमेंट में लेके आ रहे हैं, तो एक क्रेज बन सकता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे जीएमपी 50% से अबव चलती है तो लिस्टिंग के ऊपर में बेच के निकल सकते हैं। दैट्स ऑल, फाइनली दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड सी यू टुमारो।